कृष्ण जी सभी को मुरली रूप में दर्शन देते हैं, लेकिन दुष्टों का नाश करने के लिए प्रभु का भयंकर चक्रधारी रूप बहुत ही कम लोगों ने देखा है। क्या हम लोगों को कृष्ण जी का यह चक्रधारी रूप इस मूवी में देखने के लिए मिलेगा? वह तो हमें आगे ही पता चलेगा। खैर, मूवी की शुरुआत कृष्ण जी के चक्रधारी रूप की मूर्ति से होती है। कुछ लोग उनकी पूजा कर रहे होते हैं और कृष्ण जी के इस चक्रधारी रूप की विशेषता बता रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहां पर देवेंद्र ने पुलिस को कंस राजू के नाम पर शिकायत की थी, क्योंकि कंस राजू उसकी जमीन कब्जे में लेना चाहता है। कंस राजू के घर में हवन हो रहा होता है। ये हवन कंस राजू की बहन के नाम पर रखा गया है। कंस राजू की बहन प्रेग्नेंट है। जब उसकी बहन 6 साल की थी तो कोई भी दवा दारू उस पर असर नहीं कर रही थी, पर पंडित जी के रक्षा कवच देते ही उसकी तबीयत ठीक हो गई और तभी से ही कंस राजू को धर्म और रीति रिवाज पर भरोसा हो गया। वह अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने अपनी बहन की शादी भी जिससे कराई उसको घर जमाई बनाकर रख लिया। पुलिस कंस राजू को ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंच जाती है। उसे अरेस्ट करने पर कंस राजू देवेंद्र के पास पहुंच गया था। उसे मारने के लिए एक जबरदस्त एक्शन होता है। वह अकेला ही सबको मार गिराता है। देवेंद्र को भी मारकर उसको उसी की जमीन में जला देता है। जब पुलिस कंस राजू को अरेस्ट कर रही होती है तो कंस राजू पुलिस को सबूत लेकर आने को कहता है। पुलिस वाला उसे समझाता है, तुम धर्म का अपमान नहीं कर सकते हो क्योंकि धर्म ईश्वर है। पर राजू पुलिस वाले को धमकी देता है कि उसे मार देगा। पुलिस वाले को यह मालूम था कि राजू भले ही जितनी भी पूजा कर ले, पर वह है तो राक्षस जाति का ही। पंडित जी राजू को उसकी बहन की अच्छी सेहत के लिए काशी जाकर स्नान करने के लिए कहते हैं। राजू काशी पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक साधु से होती है, जिसे लोग मामूली साधु नहीं मानते बल्कि शिव के आदेश को पालन करने वाला शिवगण मानते हैं, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के पापों का हिसाब रखता है। इसका नाम भस्मा या भस्मनाथ होता है। भस्मनाथ को राजू के चेहरे पर मृत्यु दिखती है। राजू को अपने ऊपर बहुत अहंकार होता है। वह बोलता है, मृत्यु सदैव ही मेरे साथ होती है। भस्मनाथ हंसने लग जाते हैं और बताते हैं, मनुष्य के जन्म लेते ही उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। हमारे साथी जीवित और बढ़ते हैं। हमारे काल आने तक मृत्यु हमारी रक्षा करती है और काल आने पर वही साथ ले जाती है, तुझ जैसों को डंडे देकर ले जाती है। भस्मनाथ बताते हैं, तेरा काल तेरे ही घर में जन्म लेगा। तेरा काल तेरी ही बहन के कोख में पल रहा है। तेरी बहन की तीसरी संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। कुछ समय बाद जिस दिन राजू की बहन का डिलीवरी का दिन आता है, राजू बच्चे के जन्म लेने का इंतजार करने लग जाता है, पर पुलिस पूरे सबूत लेकर आती है और राजू को कॉलर पकड़कर अरेस्ट करके ले जाती है। देवेंद्र के छोटे भाई भूपति ने गवाही दी थी। कंस राजू को अदालत 14 साल की सजा सुनाती है। सीन कुछ साल बाद शिफ्ट हो जाता है, जहां सभी जन्माष्टमी मना रहे होते हैं। हांडी फोड़ने की प्रतियोगिता होती है, जिसमें 2 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। रंगा अपने आदमियों के साथ हांडी फोड़ने के लिए अंदर जाता है। दूसरी तरफ कृष्णा भी आ जाता है। खेलते खेलते रंगा के आदमियों और कृष्णा के बीच फाइट हो जाता है, पर कृष्णा सबको मारकर हांडी फोड़ देता है। कृष्णा बहुत ही अच्छा लड़का है, जो बिना सोचे समझे लोगों की मदद करने के लिए तैयार होता है। उसका मानना होता है कि सभी को आजादी से जीने का हक है। कृष्णा का साड़ियों का बिजनेस होता है, जो खुद ही डिजाइन बनाता है। कृष्णा की मम्मी को हमेशा ही कृष्णा की चिंता सताती रहती है, क्योंकि उनके पहले भी 2 बच्चे हुए थे, पर वह बच्चे नहीं बचे। कृष्णा अकेला बचा है और वह उनकी तीसरी संतान है। इसी चिंता के कारण उसकी मम्मी पंडित जी से मिलती है। पंडित जी भविष्यवाणी करके उसकी मम्मी को बताते हैं कि उसे श्राप है, या तो वह किसी को मारेगा या तो वह खुद किसी के हाथों मर जाएगा। साथ ही जेल जाने का भी योग है और उसका जेल जाना निश्चित है। इसीलिए पंडित जी रक्षा कवच देते हैं, जो उसकी मम्मी कृष्णा को बांध देती है। कृष्णा एक शादी अटेंड करने जाता है, जहां उसकी मुलाकात सत्या से होती है। उसे देखते ही कृष्णा को पहली नजर में प्यार हो जाता है। कृष्णा उसके पीछे पीछे चलने लग जाता है और कृष्णा का रक्षा कवच सत्या के बालों में गलती से फंस जाता है। कृष्णा सत्या के बालों से रक्षा कवच निकालता है और खुद बांधने लग जाता है। वह बताता है, यह मेरी मम्मी ने दिया है, जिसे सुनकर सत्या खुद उसके हाथ में रक्षा कवच बांध देती है। जिस लड़की की शादी होती है वह रो रही होती है। कृष्णा उसे बड़े ही प्यार से समझाता है और उसके इस समझाने के तरीके को देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं सत्या भी इम्प्रेस हो रही है। शादी हो ही रही होती है कि सत्या को रंगा बुला लेता है। रंगा सत्या को गाड़ी में बैठाकर घर ले जा रहा होता है। पीछे पीछे कृष्णा भी अपना बाइक लेकर आ जाता है और गाड़ी के सामने लाकर खड़ा कर देता है। कृष्णा रंगा को अपनी बातों में उलझा लेता है और उससे सॉरी मांगता है, जो भी जन्माष्टमी के दिन हुआ उसके लिए। इसके बाद कृष्णा रंगा को अपना दोस्त बनने के लिए कहता है और अपना फोन नंबर भी जोर जोर से चिल्लाकर उसे बताता है। यह फोन नंबर रंगा के लिए नहीं, बल्कि असल में तो कृष्णा सत्या को देना चाहता था। अगले दिन कृष्णा की मम्मी को सत्या मंदिर में बहुत ही बेहतरीन साड़ी में दिखती है, जिसे देखते ही उसकी मम्मी साड़ी की तारीफ करने लग जाती है और कृष्णा के बारे में भी बताने लग जाती है। कृष्णा अपनी मम्मी को परिक्रमा करने के लिए कहता है
और खुद सत्या को इम्प्रेस करने लग जाता है। वह लोग बात कर रहे होते हैं कि एक आदमी अपनी पत्नी को घसीटते हुए लेकर जा रहा होता है जो कि प्रेग्नेंट थी। यह देखकर कृष्णा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन्हें मार पीट कर समझाता है। यह देखकर सत्या खुश हो रही होती है। कृष्णा बताता है, गुंडा नहीं हूं, बस अपनी मर्जी का मालिक हूं। तभी रंगा भी आ जाता है। कृष्णा रंगा से कहता है, आपको नंबर दिया था पर आपने अभी तक मैसेज नहीं किया। सत्या समझ जाती है और उसे तुरंत मैसेज करती है। अब जहां भी सत्या जाती वह कृष्णा को मैसेज कर देती थी। एक दिन सत्या उसे रमा नारायण बुलाती है, जहां कृष्णा अपने दिल की बात सत्या को बता देता है। सत्या भी जवाब देने ही वाली होती है कि रंगा के आदमी उसे ले जाते हैं। अगले दिन सत्या कृष्णा को बताती है कि वह कॉलेज नहीं जाएगी, लेकिन जब कृष्णा टपरी पर बैठा होता है तो वह देखता है कि सत्या गाड़ी में कॉलेज जा रही होती है। वह भी उसके पीछे पीछे चले जाता है और उसका जवाब पूछने लगता है, पर वह उसे थप्पड़ मारकर वहां से भगा देती है। कृष्णा को कुछ समझ नहीं आता कि यह क्या हुआ उसके साथ और गाड़ी पकड़कर निकल जाता है। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां वही हमें दिखता है कि राजू ने उस पुलिस वाले को भी मार दिया था, जिसके वजह से कोर्ट ने उसकी 14 साल की सजा को बढ़ाकर 21 साल का कर दिया था। राजू जेल से छूटते ही भूपति को मारने के लिए निकल जाता है। भूपति को भी पता चल जाता है कि राजू छूट गया है और वह अपना घर छोड़कर कहीं चला जाता है। भूपति राजू को सब भूल जाने के लिए कहता है, पर कंस राजू कहता है, मैं तुझे मारने के बाद सब भूल जाऊंगा। भूपति भी कहता है, मैं भी तुझे मारने का प्लान बना रहा हूं। राजू उसकी सारी जायदाद पर कब्जा कर लेता है। राजू जब रास्ते में जा रहा होता है तो उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है और वह बाहर खड़ा हो जाता है। कृष्णा भी कुछ देर में वहां आ जाता है और उसे लिफ्ट देता है। दोनों के बीच बात होने लग जाती है। राजू उसके हाथ में धागे देखकर पूछने लग जाता है। कृष्णा बताता है, मेरी माँ को हमेशा डर लगा रहता है क्योंकि उसे बच्चा चाहिए था। मैं उसकी तीसरी संतान हूँ। जिसे सुनते ही राजू गाड़ी रुकवाता है और अपने घर की ओर निकल जाता है। राजू जैसे ही घर जाता है अपनी बहन से अपनी भांजी के बारे में पूछता है। उसकी बहन उसे देखकर चौंक जाती है। सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां राजू उसकी बहन और जीजा को बता देता है कि तुम्हारी तीसरी संतान उसकी जान लेगी। यह विधि लिखित है। इसे सुनकर उसका जीजा अपनी पत्नी को वहां से ले जाने लगता है, लेकिन कंस राजू अपने जीजा को ही मार देता है ताकि तीसरा बच्चा आए ही ना। उसका मानना था कि उसकी बहन को गर्भवती बनाने का यही एक कारण था, इसीलिए उसे मार दे तो तीसरी संतान कैसे होगी। सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहां राजू की बहन बहुत ही घबराई हुई दिखती है और सत्या को बताती है, तेरा मामा आ गया है। यहाँ सीन में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, जहां हमें दिखता है कि सत्या के जैसे दिखने वाले 2 और लोग हैं। जी हाँ, आप सबने सही समझा। सत्या अकेले नहीं पैदा हुई थी, उसके साथ 2 लोग और भी पैदा हुए थे। राजू की बहन को 3 लड़कियां हुई थीं। उनके पैदा होते समय जब राजू बाहर इंतजार कर रहा था तो पुलिस उसे उठाकर लेकर चली गई थी और उसकी मम्मी ने सबको यही दिखाया कि उसकी केवल एक ही बेटी हुई है। उसकी मम्मी के लिए सबसे बड़ा संकट यही था कि वह अब 3 लड़कियों को कैसे इन सब से बचाकर रखेगी। उसकी मम्मी बहुत कोशिश करती है कि 2 लड़कियों को कहीं दूर भेज दे, पर उसकी हर कोशिश नाकाम होती है। इसके बाद सत्या की मम्मी डिसाइड करती है, मैं तीनों को इसी घर में पालूंगी। वह किसी को भी घर के अंदर आने नहीं देती। साथ ही अपनी बेटियों को भी बहुत मुश्किल से पालती है। स्कूल सबको एक एक दिन भेजती और घर आकर तीनों स्कूल में क्या हुआ एक दूसरे को बताते हैं। अगर उनमें से कोई एक बीमार होता तो बाकियों को भी बीमारी का बहाना बनाने को कहती है। कुछ दिन बाद राजू सभी के सुख के लिए घर में हवन करता है। वहां सत्या भी बैठी होती है, जिसे बार बार कृष्णा कॉल करता है। यह राजू को बिल्कुल पसंद नहीं आता। हवन पूरा होने के बाद जब रंगा घर में जल छिड़कने जाता है तो वह देखता है कि सत्या जैसी एक रूम के अंदर है। वह बहाना बना देती है कि पंडित जी ने सामान लाने को कहा है, इसीलिए वह अंदर आई है। जब रंगा बाहर देखता है तो उसे सत्या बाहर भी दिखती है। रंगा को शक होता है पर वह इग्नोर कर देता है। एक दिन राजू अकेले रास्ते में जा रहा होता है तो उसे भूपति के आदमी मारने के लिए पहुंच जाते हैं। उसकी आंखों में मिर्ची डालकर मारना शुरू कर देते हैं। राजू भी उनसे लड़ने की कोशिश करता है। तभी वहां कृष्णा आ जाता है और उसे उन सब से बचाकर उसके घर ले जाता है। कृष्णा जैसे ही राजू के घर के अंदर कदम रखता है, राजू की मम्मी को एहसास हो जाता है कि कुछ तो गलत होने वाला है और भगवान से उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने लग जाती है। दूसरी तरफ राजू ने पंडित को बुलाकर कुंडली मिलवाई थी। राजू कृष्णा और सत्या के सामने बताता है कि उसने रंगा और सत्या की शादी कराने का निर्णय लिया है। कृष्णा और सत्या यह सुनकर चौंक जाते हैं। कृष्णा वहां से चला जाता है और रात को बैठकर पीने लग जाता है। पीने के बाद वह तुरंत सत्या के पास इस बारे में बात करने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ सत्या भी सबको बता देती है कि उसे कृष्णा से प्यार हो गया है। बाकी सब उसे समझाने की कोशिश करते हैं, तुमने ये बहुत गलत किया। पर सत्या का मानना होता है, जब कृष्णा राजू को बचा सकता है तो वह हमें क्यों नहीं बचा सकता। हम उसे मदद मांगेंगे
वह हमारी मदद जरूर करेगा। तभी छुपते छुपाते कृष्णा उनके घर आ जाता है। सत्या भी उसे देख लेती है और उसे पकड़कर अपने कमरे में ले आती है। कृष्णा के आने की वजह से सत्या की बाकी बहनें बेड के नीचे छुप जाती हैं। कृष्णा सत्या से जवाब मांगने लग जाता है और जिद करके नीचे ही बैठ जाता है। तभी उसका ध्यान बेड के नीचे जाता है और देखता है कि सत्या जैसे दिखने वाले दो और लोग हैं। उसका दिमाग एकदम हिल जाता है और वह उन्हें बाहर आने के लिए कहता है। सत्या को याद आ जाता है कि कॉलेज में थप्पड़ किस लिए पड़ा था। कृष्णा सत्या से उनके बारे में पूछने लग जाता है। सत्या की माँ उसे सारी बातें बताती हैं। सत्या बताती है, हम एक समय में एक ही बाहर निकलते हैं ताकि हमारे मामा को शक ना हो जाए। पूरी कहानी सुनने के बाद कृष्णा उन सबको बचाने का निर्णय लेता है। दूसरी तरफ भस्मनाथ को भी यह सब जानकारी का ज्ञान हो जाता है और वह भगवान शिव की लीला का आनंद ले रहे होते हैं। लेकिन उन्हें यह भी लगता है कि कहीं पापी आत्मा को उसका भविष्य बताकर उनसे बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो गई। अगले दिन कृष्णा राजू से काम मांगने जाता है। राजू उसे सत्या को कॉलेज छोड़ने ले जाने का काम सौंपता है। कृष्णा का प्लान होता है कि वह एक एक करके तीनों को बाहर ले आएगा, पर सत्या इसके लिए राजी नहीं होती क्योंकि उसकी मम्मी तीनों को एक ही साथ रखना चाहती है। उसे डर है कि कहीं एक भी दूर हुई तो वह उन्हें खो ना दे। इस वक्त सत्या के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था रंगा से शादी रोकना। इसीलिए रंगा से पीछा छुड़वाने के लिए रात में कृष्णा एक प्लान बनाता है। रंगा सत्या को प्राइवेट में बात करने के लिए बुलाता है। सत्या कृष्णा के कहने पर रंगा से बिरयानी लाने को कहती है। वह तीनों एक एक करके बिरयानी खाते हैं। रंगा को लगता है ये इतना बिरयानी कैसे खा रही है। रंगा एक से बात करता तो दूसरी उसे बुला लेती, दूसरी से बात करता तो तीसरी। रंगा को कुछ समझ नहीं आता। कृष्णा भी उसे डराने लगता है, यह कहकर कि उसमें भूत का साया है। रंगा सत्या से किस करने की मांग करता है। सत्या उसे कमरे में लेकर जाती है और लाइट बंद करवा देती है, जिसके बाद कृष्णा उसे बहुत मारता है। रंगा बाहर आता है तो कृष्णा उसका मजाक बनाने लग जाता है। अगले दिन राजू भूपति के आदमी को पकड़ लेता है और उससे भूपति के बारे में पूछने लग जाता है, पर वह आदमी किसी तरह बचकर चाकू ले लेता है और सत्या के गर्दन पर रख देता है। कृष्णा उसे छुड़ाता है और राजू उस आदमी को मार देता है। अगले दिन कृष्णा अपने घर के बाहर कुछ सोच में बैठा होता है। उसकी मम्मी उससे पूछती है, तू क्या सोच रहा है। कृष्णा स्टोरी बनाकर अपनी मम्मी से राय मांगता है। उसकी मम्मी कहती हैं, किसी को तो उन्हें आजाद कराना होगा। जो दर्द कहा ना जा सके वह नरक से बेहतर होता है। वहीं भूपति को यह इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसके आदमी को राजू ने मार दिया। वह सबको लेकर एक साथ राजू पर हमला करने का प्लान बनाता है। रात में जब सब सो रहे होते हैं तो भूपति और उसके आदमी राजू को मारने आ जाते हैं, पर राजू और उसके आदमी भी एक्टिव हो जाते हैं और सबको मारना शुरू कर देते हैं। कृष्णा भी सबको मारना शुरू कर देता है। एक ताबड़तोड़ एक्शन होने के बाद राजू आखिरकार भूपति को खत्म कर देता है। यह पाप धोने के लिए वह रंगा को साथ लेकर गोदावरी में जाता है, जहां उसकी मुलाकात वापस भस्मनाथ से होती है। राजू भस्मनाथ को बताता है, मैंने मेरी बहन की तीसरी संतान होने से पहले ही उसे खत्म कर दिया, अब कैसे होगी मृत्यु। भस्मनाथ उसे चेतावनी देते हैं, विधि का विधान बदलना मूर्खता है और इसे कोई बदल नहीं सकता। तुझे लगा तूने मृत्यु को मात दे दी। साथ ही बता देते हैं तेरी बहन की 3 बेटियां हैं। ये बात सुनकर राजू को बिल्कुल यकीन नहीं होता, पर रंगा को सब याद आ जाता है कि उसके साथ क्या हो रहा था। भस्मनाथ राजू को समझाते हैं, जैसे सीता मां रावण की मृत्यु का कारण बनी पर उन्होंने रावण का वध नहीं किया, उसी तरह तेरी बहन की संतान के हाथों तेरी मृत्यु नहीं होगी और तूने ही अपनी मृत्यु को अपने घर बुलाया। राजू की मां को घबराहट होती है और वह कृष्णा से सब सच सच बताने को कहती है। कृष्णा बताता है, अपने जैसा कहा था वैसे ही मैं करने गया था, उन सबको छुड़ाने गया था, पर ऐसा हुआ नहीं, और सारी स्टोरी बताता है, जिस पर उसकी मां रोते हुए उसे कमरे में ले जाती है। यहाँ एक और सबसे बड़ा खुलासा होता है। हमें दिखता है कि जिस पुलिस वाले ने राजू को जेल करवाई थी वह और कोई नहीं, कृष्णा का ही पिता था। उसकी मां बताती हैं, राजू ने ही उसके पिता को मारा है। कृष्णा को यह सुनकर बहुत दुख होता है। वह सबको आजाद देखना चाहता था, पर उसकी खुद की मां ही आजाद नहीं है। कृष्णा अपनी मां से कहता है, मैं उसे मारकर जेल जाऊंगा या उसके हाथों मर जाऊंगा, इनमें से अगर कुछ भी बात हुआ तो भगवान नहीं है, भगवान होता तो सब ठीक कर देता, कल या तो वह है या तो मैं। यह कहकर वहां से चला जाता है। कृष्णा रंगा को कॉल करता है और चेतावनी देता है, कल मैं उन तीनों को सबके सामने लाऊंगा, राजू को बता देना। राजू ने भी सारी बात सुन ली थी। अगले दिन वह सबको कृष्ण जी के पास ले आता है। कुछ ही देर में राजू और रंगा भी आ जाते हैं। राजू उन तीनों को सामने देखकर हैरान हो जाता है और वह रंगा के पापा को खत्म कर देता है, क्योंकि जब वह जेल में था पूरे घर की जिम्मेदारी उसको दी गई थी। लेकिन उसके पापा को यह नहीं पता चल सका कि वे तीनों एक ही घर में रहती थीं। रंगा भी कृष्णा को बोलता है, वहां से बिल्कुल नहीं हिलना, वहां डटे रहना। राक्षस कितना भी बलशाली हो, भगवान सत्य का साथ जरूर देते हैं। राजू रंगा को भी मार देता है। राजू के आदमियों और कृष्णा में बहुत तगड़ा फाइट होता है। इसके बाद
जब राजू और कृष्णा आपस में लड़ रहे होते हैं तो राजू के हाथ से चाकू फेंका जाता है। वह चाकू कृष्ण जी के चक्र पर जाकर लगता है। यहाँ यह हमें कृष्ण जी का चमत्कार देखने को मिलता है और वह चक्र जाकर राजू का गला काट देता है। भगवान ने अपना अस्तित्व कृष्ण को दिखा दिया, क्योंकि कृष्ण ने जो बात कही थी जेल जाने की, वह अब संभव नहीं हो सकती। अंत में हमें बताया जाता है, अपना भाग्य कोई बदल सके ऐसा सोचना व्यर्थ है, और जो यह सोचता है उसका सर्वनाश निश्चित है। इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।